अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और साथ साथ इसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है और बी पार्ट के सब पार्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को रीड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी पार्ट्स को भी समझकर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय 2n² + 1। तो कोई सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म का फॉर्मूला हमें बताया गया है जो कि है 2n² + 1। इसको हम कहा करेंगे nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, या आप कह लें जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी nth टर्म। दोनों के मीनिंग सेम ही है जो मैंने अभी बोल दिए हैं। तो बेसिकली आपको किसी सीक्वेंस की nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता दिया गया है जो कि है 2n² + 1। अब आपको पता होना चाहिए कि nth टर्म के फॉर्मूला जो आपको गिवन होता है किसी भी सीक्वेंस का, उससे क्या फायदा होता है। तो उससे दो सबसे बड़े फायदे मिलते हैं। जब भी आपको किसी सीक्वेंस की nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया गया हो तो एक फायदा तो ये मिलता है कि आप उस फॉर्मूले में n की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करके सारा सीक्वेंस जिसका वो फॉर्मूला होता है वो दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। यानी आपको ये वाला फॉर्मूला इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को निकाल कर दे सकता है। आपने जस्ट n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाना है तो आपको सीक्वेंस की डिफरेंट टर्म्स मिलती रहेंगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी आपके पास किसी सीक्वेंस की nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मौजूद होता है तो आप उस फॉर्मूले की मदद से अपनी मर्जी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं उस सीक्वेंस की। लाइक अगर आपको इस सीक्वेंस की 100th टर्म चाहिए हो जिसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आप बड़ी आसानी से n की जगह पे 100 पुट करके वो वाली टर्म निकाल सकते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला जो है इस तरीके से बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो ए पार्ट में आपको सीक्वेंस की जाहिर बात है टर्म्स तो नहीं बताई, लेकिन उस सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला बता दिया गया है जो कि है 2n² + 1। और सीक्वेंस के बारे में आप लोग जानते ही हैं, मैं डिटेल में बता चुका हूं इसको इस चैप्टर के अंदर भी और डिफरेंट बुक्स के अंदर भी जो जिसका कंटेंट मैं यहाँ पे पब्लिश करता रहता हूं। और वो ये है कि सीक्वेंस कहते हैं कि जब भी कोई टर्म्स कोई खास पैटर्न या रूल फॉलो कर रही होती हैं हम तब कहते हैं कि ये टर्म्स एक सीक्वेंस में लिखी हुई है, ये टर्म एक सीक्वेंस है। तो जाहिर बात है किसी सीक्वेंस का ही ये जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाया जाता है, तो इसलिए हमें किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला 2n² + 1 बता दिया गया। तो आगे रीड करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है राइट डाउन दी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो आपको कहा जा रहा है कि जिस सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला ये बताया गया है आपने इसी सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स लिख के दिखानी है। तो ए पार्ट में आपने जस्ट पहली 4 टर्म्स लिख के दिखानी है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ए पार्ट को। तो देखें अब आप पहली 4 टर्म्स कैसे लिख सकते हैं। आपने पहले इसकी जो nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस का फॉर्मूला है इसको नोट डाउन कर लेना है। और किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म को हम रिप्रेजेंट किया करेंगे tn से। t का मतलब होगा टर्म और उसके नीचे n लिखेंगे जिसका मतलब हो जाएगा nth टर्म। nth टर्म से मुराद कोई भी टर्म हो सकता है, 50th टर्म हो सकता है 5th टर्म हो सकता है 3rd टर्म हो, मतलब n की जगह पे कोई भी हो सकता है, इसलिए इसको जनरली nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस कहते हैं। तो जब भी आपने nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस का आपको फॉर्मूला दिया गया हो आपने उसको tn से रिप्रेजेंट करना है और इसको इक्वल कर देना है उस एक्सप्रेशन के जो आपको गिवन है जिसको हम nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बोल रहे थे, और वो है 2n² + 1। 2n² + 1। तो ये मैंने लिख लिया। अब आपको क्योंकि इस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स चाहिए जिसका ये nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, तो जब भी आपने फॉर्मूले से टर्म्स निकालनी हो तो आप n की जगह पर वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, आपको आपकी सीक्वेंस की टर्म्स मिलती जाएंगी। क्योंकि आपको ऑर्डर वाइज निकालनी है यानी सबसे पहले पहली 4 टर्म्स चाहिए तो आप n को हमेशा 1 से शुरू करेंगे। जब आप n 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म मिलेगी, 2 पुट करेंगे तो दूसरी, और इसी तरीके से चीजें चलती जाएंगी। तो आपने स्टार्ट करना है पहले n को 1 पुट करने से। यानी इस फॉर्मूले में ऊपर जहां पे आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है जहां जहां पर n लिखा होगा आपने वहां पर 1 पुट कर देना। तो अभी देखें मैं यहां पे लिख रहा हूं t
टी का एन का मतलब था nth टर्म, अब एन की जगह पे आ जाएगा 1, तो इसका मतलब हो जाएगा T1 यानी टर्म नंबर 1 ऑफ अ सीक्वेंस। यहाँ पे 2 वैसे ही, एन की जगह पे 1, ऊपर पार्ट 2 वैसे ही, और +1 वैसे का वैसे ही। इसको सॉल्व कर लेना है। आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 टाइम्स कितना होता है, वो 1 ही होता है। तो जब यहाँ पे आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, तो अब आप देख सकते हैं 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 2, ये वाला +1 वैसे ही, और 2 + 1 कितना होता है 3। तो इसका मतलब आपको इस सीक्वेंस की पहली टर्म तो मिल गई, वो कितनी है 3। अब आपने दूसरी टर्म निकालनी है, तो जाहिर बात है आपने n की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो इसी ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां जहां पर n लिखा हुआ है वहां पर जस्ट 2 पुट कर दें। तो आप t लिखेंगे, नीचे n था तो n की जगह पे 2 आ गया। ये मैं सब कुछ इस फॉर्मूले से देख के ही पुट कर रहा हूं, याद रखिएगा। आगे 2 वैसे का वैसे ही, n स्क्वायर है तो n की जगह पे 2 पुट कर दें, और ऊपर जो पार होगी वो हमेशा वैसे की वैसी आ जाएगी। आगे +1 वैसे का वैसे, ये मैंने लिख लिया। अब हम इसको आगे कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 टाइम्स कितना होता है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 +1 वैसे का वैसे ही। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 टाइम्स कितना होता है 8, और +1 आगे वैसे का वैसे ही, और 8 + 1 कितना होता है 9। यानी आपको सीक्वेंस की दूसरी टर्म भी मिल गई जो कि कितनी है 9। तो मैं इस पर भी इस तरह बॉक्स बना देता हूँ। तो 2 टर्म्स तो आपको मिल गई, एक है 3 और एक है 9। अब तीसरी टर्म निकालनी है, मैं इसके पैरेलली सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मुझे इन सबको ज़रूरत भी पड़ेगी दोबारा से यूज़ करने की। तो जब ये पैरेलल सॉल्व हुई होंगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, आप इसको अपने मुताबिक चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं पेज के ऊपर। तो अब मैंने पुट करनी है n = 3, यानी n = 3 पुट करना है ताकि मुझे तीसरी टर्म मिले। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n = 3। अब यही फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर भी ताकि आसानी हो जाए आपको समझने के लिए। तो वो था 2n² + 1। अब आपने इसमें n की जगह पे 3 पुट कर देना है, तो पुट कर देते हैं। ये t वैसे ही, n की जगह पे 3, तो ये थर्ड टर्म हो गई। यहाँ पे 2 वैसे ही, n की जगह पे 3, ऊपर पार्ट 2 वैसे ही रहेगी, +1 भी वैसे का वैसे रहेगा। अब 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 के ऊपर पार्ट 2 है तो 3 × 3, तो 3 × 3 कितना होता है 9, यानी यहाँ पे आ जाएगा 9, आगे +1 वैसे ही। तो 2 9 टाइम्स कितना होता है 18, यहाँ पे 18 आ गया, +1 वैसे ही, और 18 + 1 कितना होता है 19। तो देखें आपको तीसरी टर्म भी मिल गई इस सीक्वेंस की, वो है 19। अब रहेगी लास्ट टर्म, वो है चौथी टर्म। तो चौथी टर्म निकालने के लिए n की जगह पर आपको 4 पुट करना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, या कह लें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जहाँ जहाँ पर n है अब 4 पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे t, नीचे n था तो 4 यानी t4 यानी चौथी टर्म। 2 वैसे ही, n की जगह पे देखिए 4 लिख दिया, ऊपर पार्ट 2 है तो पार्ट 2 वैसे की वैसे ही, और +1 वैसे का वैसे। तो चौथी टर्म भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 × 4 करना है। तो 4 × 4 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 16, और साथ +1 वैसे का वैसे। तो फोर्थ टर्म अब आप निकाल सकते हैं। 2 को 16 से पहले मल्टीप्लाई करें, वो 32 होता है, आगे +1 वैसे का वैसे लिख दें। तो 32 + 1 करेंगे तो आपको चौथी टर्म यानी फोर्थ टर्म मिल जाएगी 33। 32 + 1 33। तो देखें चारों टर्म्स आपने निकाल ली। पहली टर्म 3, ठीक है, दूसरी टर्म 9, तीसरी टर्म 19, और चौथी टर्म आपके पास आ गई 33। तो आपको ए पार्ट में यही करके दिखाना था कि आपको जो nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस का एक्सप्रेशन दी गई थी 2n² + 1, उसकी मदद से 4 टर्म्स उसी सीक्वेंस की निकाल कर दिखानी थी, वो हमने निकाल ली है। तो ए पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब हम इसको सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। ये टर्म्स हैं, इनका हम सीक्वेंस बना लेते हैं। तो सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, इन टर्म्स को एक ऑर्डर में लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए टर्म नंबर 1 कितनी है 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3, ये पहली टर्म है, कॉमा, टर्म्स को कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखते हैं। दूसरी टर्म कितनी है 9, तो यहाँ पे लिख लें 9। तीसरी टर्म कितनी है, वो है 19, तो कॉमर्स के बाद लिख लें 19। और चौथी टर्म क्या है आपके पास, वो है 33, तो इसके बाद लिख लें 33। तो ये हमने ए पार्ट से एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर लिया, बना लिया। और इसके बाद ये इसी तरह चल रहा है तो आप इसके आगे डॉट 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 डाल दें। इसका मतलब है ये सीक्वेंस इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर आपका हो गया ए पार्ट खत्म। अब कर लेते हैं बी पार्ट को। तो अब आपने बी पार्ट को समझना है कि बी पार्ट में क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अनदर सीक्वेंस आर 1 7 17 एंड 31। अब आपको बी पार्ट में एक नया सीक्वेंस बताया गया, यानी ए पार्ट में डिफरेंट सीक्वेंस था, बी पार्ट में अब एक नया सीक्वेंस बताया गया जिसकी पहली 4 टर्म्स क्या हैं 1 7 17 और 31।
तो आपसे सबसे पहले पार्ट में, सब पार्ट में कहा जा रहा है बाय कंपेयरिंग दिस सीक्वेंस विद द सीक्वेंस इन ए, यानी आपने इस नए सीक्वेंस को जिसकी ये 4 टर्म्स हैं 1, 7, 17 और 31, उस सीक्वेंस से कंपेयर करना है जो आपने ए पार्ट में निकाला है। अब ए पार्ट में आपने कौन सा सीक्वेंस निकाला है? ये वाला जिसकी टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिए 3, 9, 19, 33। आपने अब इस नए सीक्वेंस को इस ए वाले पार्ट में सीक्वेंस से जो हमने निकाला है उससे कंपेयर करना है। और कंपेयर करके क्या करना है? सबसे पहला आपने काम ये करना है, राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ एन अ फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। तो जिस तरह आपको ए पार्ट में ऊपर एक nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गिवन था, इसी तरीके से आपने बी पार्ट में भी अपने ए पार्ट वाले सीक्वेंस को इस नए सीक्वेंस से कंपेयर करके इस नए सीक्वेंस का भी nth टर्म का फॉर्मूला निकाल कर दिखाना है। तो अगर मैं चीज़ों को कंक्लूड कर लूँ तो बी पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि हमने आपको एक नया सीक्वेंस दे दिया है, आपने इस सीक्वेंस को पिछले वाले सीक्वेंस से जो आपने ए पार्ट में निकाला था उससे कंपेयर करना है, उससे इसका मवाजना करना है, और उसके बाद आपने इस नए सीक्वेंस के nth टर्म का फॉर्मूला निकाल कर दिखाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको ए पार्ट में nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस का फॉर्मूला गिवन था, आपने इस नए सीक्वेंस का भी एक नया nth टर्म का फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखाना है। सारी बातें सीक्वेंस अलग हैं तो उनके nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज भी अलग होंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें, एक सीक्वेंस तो आपको ये गिवन है जो अभी हमने निकाला है ए पार्ट वाला, और अब हम ये जो नया सीक्वेंस है इसको भी लिख लेते हैं जिसकी टर्म्स हैं 1, 7, 17 और 31। तो मैं इसके नीचे ही लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब हम ये कर रहे हैं बी पार्ट, तो मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर लूँ कि अब हमारा ये बी पार्ट है, ये हमारे पास ए पार्ट वाला सीक्वेंस है, और अब जो नया सीक्वेंस है जो उन्होंने हमें दिया हुआ है वो है 1, 7। ठीक है, मैं एक बार ऊपर से देख लूँ ताकि कोई गलती ना हो कि 1, 7, 17 और 31, 1, 7, 17 और 31, इनका हमने कंपैरिजन करना है। इनका हमने क्या करना है? कंपैरिजन करना है। अब याद रहे, इस वाली सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है, इस वाली सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो आपको ऊपर बताया हुआ है। वो कितना था? वो था 2n² + 1। और जो इस वाली सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है, वो अभी आपने फाइंड आउट करना है, वो अभी हमें नहीं पता। ठीक है, अब कैसे कंपेयर करें? अब आपने देखना है कि इन दोनों सीक्वेंस के अंदर क्या कंपैरिजन बनता है। ये हमने कंपैरिजन ढूंढ लिया, तो कंपैरिजन के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि इस नई सीक्वेंस वाले का nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आप नोटिस करें, जो पुराना सीक्वेंस है उसमें अगर पहले 3 है तो नए सीक्वेंस में 1 है, यानी अगर आप नोटिस करें 3 में से अगर आप 2 माइनस करें तो आपको 1 मिलता है। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे भी करते जाएं। तो आगे भी देखें ऐसा ही है, जो पुराना सीक्वेंस था उसमें दूसरी टर्म 9 थी और जो नया सीक्वेंस है उसमें 7 है। तो इससे पता चलता है कि अगर 9 में से अगेन 2 माइनस कर दिया जाए तो फिर दोबारा आपको 9 - 2 कितना मिलता है? 7। यानी आप इस तरह नोटिस कर रहे हैं कि जो आपको पहले सीक्वेंस आपने ए पार्ट में निकाला है, अगर उसकी टर्म में से 2 माइनस करते हैं ना तो आपको जो नया सीक्वेंस दिया हुआ है उसकी टर्म्स बनना शुरू हो जाती हैं। 3 में से आपने 2 माइनस किया, आपको नए वाले सीक्वेंस की पहली टर्म यानी 1 मिल गई। 9 में से आपने 2 माइनस किया, आपको नए वाले सीक्वेंस की टर्म 7 मिल गई। अब यहाँ पे भी देखें, 19 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं, अगेन 19 - 2 कितना होता है? 17। तो आपको नए सीक्वेंस की तीसरी टर्म मिल जाती है। और 33 में से भी अगर आप अगेन 2 माइनस करें तो आपको नए वाले सीक्वेंस की आपकी अगली टर्म यानी चौथी टर्म बन जाती है। यानी हर सीक्वेंस की जो आपके पास टर्म्स हैं, यानी ये जो पहले वाले सीक्वेंस की टर्म है उसमें से आप माइनस करते जाएं 2, तो आपको नया वाला सीक्वेंस जो अभी दिया गया है जिसके साथ हमने कंपैरिजन करना है वो मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखें, ए वाली जो आपके पास सीक्वेंस है पहली टर्म है 3, उसमें से आप 2 माइनस करें तो आपको क्या मिलता है? 1, यानी नए वाले सीक्वेंस की पहली टर्म। उसकी अगली टर्म थी 9 पुराने सीक्वेंस की, तो 9 में से भी 2 माइनस करें तो आपको नए वाले सीक्वेंस की अगली टर्म क्या होती है? 9 - 2 7। फिर दोबारा पुराने वाले सीक्वेंस की अगली टर्म 19 थी, उसमें से भी 2 माइनस करें तो आपको नए वाले सीक्वेंस की अगली टर्म यानी थर्ड टर्म 17 मिलती है, और चौथी टर्म उसकी 33 थी पुरानी सीक्वेंस की, इसमें से भी आप 2 माइनस करें तो आपको नए टर्म की जो है अगली टर्म यानी फोर्थ टर्म 31 मिल जाती है। और इसी तरीके से पैटर्न चलता जाता है। तो आपको कंपैरिजन समझ आ गया कि अगर आप हर टर्म में से 2 माइनस करें पुरानी सीक्वेंस की तो आपको नया सीक्वेंस मिलना शुरू हो जाता है। तो यही इनके दरमियान कंपैरिजन था, यही इनके दरमियान फ़र्क है। तो अब आपने करना क्या है, इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला भी कैसे बनाना है कि आपके पास जो पुराना फॉर्मूला लिखा हुआ है पहले वाले सीक्वेंस का जो आपने ए पार्ट में कैलकुलेट किया है, जिस तरह सारी टर्म्स में से 2 माइनस करना पड़ रहा है तो आप इसके जनरल टर्म फॉर्मूले से भी क्या माइनस कर दें? 2 माइनस कर दें, तो आपको इस नई सीक्वेंस की
nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला या जनरल n टर्म फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ये यही बता रहा होता है कि आपके पास टर्म्स क्या क्या आएंगी। तो जब आपको पता चल गया है कि आपके पास जो टर्म्स आती हैं इस पुराने वाले सीक्वेंस के अंदर, उसमें से 2 कम करने हैं, 2 कम होते जाएं तो आपको ये नया सीक्वेंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप उसके जनरल टर्म के फॉर्मूले से भी 2 कम कर दें तो आपको ऑटोमेटिकली नया फॉर्मूला मिल जाएगा जो इस सीक्वेंस के मुताबिक होगा जो अब आपको नया गिवन है, जिसकी टर्म्स 1, 7, 17 और 31 है। तो हम करते हैं, तो हम पहले पुराना वाला फॉर्मूला लिखेंगे जो हमारे पास पहले से गिवन था इस वाले सीक्वेंस का, वो है 2n² + 1, 2n² + 1। क्योंकि मुझे इस नए वाले सीक्वेंस का फॉर्मूला चाहिए और मैं देख चुका हूं पुराने वाले सीक्वेंस में और नए वाले सीक्वेंस में क्या फर्क है कि पुराने वाले सीक्वेंस की हर टर्म को अगर में से 2 कम कर दिया जाए तो नई टर्म्स मिलती हैं और वो नया सीक्वेंस बनाती हैं, जो कि अब ये सामने आपके पास गिवन है 1, 7, 17, 31। आपको यहाँ पे बना के भी दिखा दिया है। तो इसका मतलब है इसके जनरल टर्म फॉर्मूले में से भी 2 कम होना चाहिए, यानी ये जो भी आंसर दे उसमें से 2 कम कर दें ताकि आपको नया वाला सीक्वेंस मिल सके। तो इसलिए आप यहाँ से खुद से क्या कर देंगे, -2। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी -2 कर दिया, ऊपर आपको इसका वजह भी बता चुका हूँ कि -2 क्यों कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे tn वैसे का वैसे ही, 2n² वैसे का वैसे ही, ये है +1 और -2। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस करना है। 2 में से 1 माइनस कर दें, 1 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का 2 का आएगा, उसके पीछे माइनस है तो माइनस। तो आपको इस नए सीक्वेंस का फॉर्मूला मिल गया, वो है 2n² - 1। ये इस नए वाले सीक्वेंस का है। अब आप इसमें देखिए n की जगह 1 पुट करेंगे ना तो 2 - 1 आएगा, 2 - 1 1 होता है तो आपको पहली टर्म मिल जाएगी। n की जगह पे 2 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको अगली टर्म 7 मिल जाएगी। तो इस तरह पुराने वाले सीक्वेंस की मदद से हमने नए वाले सीक्वेंस की जनरल टर्म का फॉर्मूला बना लिया। यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी है, ऊपर यहाँ पे करके भी दिखा दिया है। तो ये हो गया हमारे पास इसके बी पार्ट का आंसर। तो अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट नंबर 2। अब इसमें लिखा हुआ है हैंस फाइंड दी 388th टर्म। अब आपने ये वाली टर्म फाइंड आउट करके दिखानी है, किस सीक्वेंस की, उसी सीक्वेंस की जिसका जनरल टर्म का फॉर्मूला अभी आपने पार्ट नंबर 1 में कैलकुलेट किया, क्योंकि ये उसी का सब पार्ट है, ठीक है। तो अब आपने 388th टर्म फाइंड आउट करके दिखानी है। 388 टर्म को आप लिखा करेंगे t और उसके नीचे 388, ये पढ़ा जाएगा 388th टर्म। तो ये अब आपने कैलकुलेट करके दिखानी है इस लास्ट पार्ट में। तो जब हमारे पास nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मौजूद हो, हम कोई भी टर्म आसानी से निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम आ जाते हैं नीचे, ये वो फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसकी हमने मदद से 388 टर्म निकालनी है। तो ये सेकंड पार्ट में करने लगा हूँ बी का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी का सेकंड पार्ट। अब आपने जो चीज़ निकालनी है पहले वो लिख लें, आपने निकालनी है T388, यानी 388th टर्म निकालनी है। तो आपने क्या करना है, जहां जहां पर देखें ये यहाँ पे आप देखें नीचे लिखा हुआ है 388 और नीचे क्या लिखा होता है n, इसका मतलब है ये आपको n की वैल्यू ही बताई हुई है। तो आप कह सकते हैं कि n कितना है, 388। और जिस सीक्वेंस की ये टर्म निकालनी है उसका ऊपर फॉर्मूला मेंशन है, अभी हमने बनाया है। तो आप क्या करें, जस्ट ऊपर वाले फॉर्मूले में n की जगह पे 388 लिखते जाएं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला दोबारा से लिखता हूँ, वो है Tn = 2n² - 1। t वैसे का वैसे ही, n की जगह पे ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये वाली टर्म चाहिए, 388 इक्वल टू का साइन 2 वैसे ही, इधर भी n की जगह पे यही वैल्यू आएगी 388 और इसके ऊपर पार्ट 2 वैसे की वैसे ही, और यहाँ पे -1 का साइन माइनस और साथ 1 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे 2 वैसे ही लिखें, पहले आपको 388 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 388 के स्क्वायर का मतलब है 388 को 388 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास 388 का स्क्वायर आएगा। तो 388 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 150544, ये वैल्यू आपके पास आएगी। आगे माइनस का साइन वैसे ही डालें, 1 वैसे का वैसे ही डाल दें। अब आपने क्योंकि 2 बाहर लिखा हुआ है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आपने इस वैल्यू से जो क्या है 150544, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो जब आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 301088, 301088। आगे माइनस का साइन वैसे, 1 वैसे का वैसे ही। अब आपने जस्ट सिंपल इस वाली टर्म में से, इस पूरी वैल्यू में से 1 को माइनस कर देना है। तो पूरी वैल्यू क्या है, 301088। इसमें से आपने 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 301087। बहुत इजी है। तो यहाँ पर अब आपके पास ये आ गई टर्म नंबर 388। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो इसका मतलब हमारा लास्ट पार्ट का भी आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारे ये सारे पार्ट फिनिश हुए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।